पारिवारिक न्यायालय की भारी लकड़ी के दरवाजे से बाहर निकलते हुए शांभवी राय के कदमों में न तो कोई हिचकिचाहट थी और न ही कोई मलाल। बनारस की दोपहर की उमस और घाटों की तरफ से आने वाली गर्म हवा चेहरे पर लग रही थी, लेकिन शांभवी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। 8 साल पुराना वैवाहिक रिश्ता आज कुछ कागज़ों पर दस्तखत और कोर्ट की आखिरी मुहर के साथ हमेशा के लिए दफन हो चुका था। उसके हाथ में जो चमड़े का बैग था, उसमें राय स्पाइसेस एंड फूड के नए टेंडर का कागजात और उसके व्यक्तिगत बैंक खातों की नई पासबुक थी। वे खाते जिनका इस्तेमाल पिछले कई सालों से मिस्र परिवार एक असीमित क्रेडिट वाले एटीएम की तरह कर रहा था। कचहरी के गेट के पास उसका पूर्व पति निशांत मिश्रा खड़ा था, अपनी सफ़ेद लिनन की महंगी शर्ट के कॉलर को ठीक करते हुए, हाथ में ब्रांडेड चश्मा घुमाते हुए। उसके चेहरे पर एक नकली और अहंकारी मुस्कान थी। शांभवी जब उसके पास से गुजरी तो निशांत ने तंज कसते हुए कहा, आखिरकार आज़ाद हो गई तुम। लेकिन याद रखना शांभवी, फैक्ट्रियां चलाना और व्यापार संभालना अलग बात है और एक कुलीन परिवार की बहू बनकर मर्यादा निभाना अलग। तुम्हारी व्यापारिक बुद्धि को मेरा घर और मेरी माँ की शालीनता कभी समझ नहीं आई। तुम्हें हर चीज़ में बस मुनाफा देखना आता है। शांभवी रुकी। उसने निशांत को ऊपर से नीचे तक देखा। वह लिनन की शर्ट, कलाई पर बंधी 5 लाख की घड़ी और बाहर खड़ी जिस लग्जरी गाड़ी की चाबी वह उंगलियों पर नचा रहा था, उस गाड़ी की हर एक ईएमआई शांभवी की कंपनी के चालू खाते से जाती थी। शांभवी ने बेहद शांत स्वर में कहा, कुलीनता और मर्यादा की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती निशांत। जिस मर्यादा की तुम बात कर रहे हो, उसकी कीमत पिछले 8 सालों से मैं हर महीने 1,50,000 रुपए के चेक के रूप में तुम्हारी माँ के खाते में जमा होती थी। तुम्हारी इस महंगी जीवन शैली का सारा मुनाफा तो तुम्हारा पूरा परिवार उठा रहा था। उसे हमारा अधिकार कहते हैं, निशांत ने झल्ला कर कहा। तभी एक चमचमाती कार आकर रुकी और उसमें से मानसी शुक्ला उतरी। ऊंचे हील्स, बड़ा सा धूप का चश्मा और हाथ में डिजाइनर बैग। वह सीधे आकर निशांत के बाजू से लग गई और शांभवी की तरफ देखकर एक विजयी मुस्कान के साथ बोली, छोड़ो ना निशांत, अब जो बीत गया उस पर क्या बहस करना। कुछ लोग सिर्फ पैसों की भाषा समझते हैं, जज्बातों की नहीं। वैसे शांभवी जी, दिल छोटा मत कीजिएगा। कुछ लोग सिर्फ काम के लिए बने होते हैं, परिवार की खुशियों के लिए नहीं। हम आज ही शाम को दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। वहाँ एक बड़े रिजॉर्ट में हमारी सगाई की पार्टी है। शांभवी मुस्कुराई। बधाई हो मानसी, यात्रा पर जा रही हो तो सामान के साथ साथ उम्मीदें भी हल्की रखना, क्योंकि जब हकीकत का सामना होगा तो बोझ संभालना मुश्किल हो जाएगा। निशांत ने हंसते हुए मानसी का हाथ पकड़ा। इसकी पहेलियाँ छोड़ो मानसी, इसे बस हारने के बाद जहर उगलना आता है। चलो माँ, राह देख रही होंगी। शांभवी अपनी गाड़ी में बैठी। ड्राइवर ने गाड़ी गोमती नगर वाले मुख्य ऑफिस की तरफ बढ़ा दी। रास्ते में खिड़की से बाहर देखते हुए शांभवी की यादें 12 साल पीछे चली गईं। वह एक बेहद साधारण परिवार से थी। उसके पिता बनारस की विश्वनाथ गली में एक छोटी सी मसालों की दुकान चलाते थे।
जब पिता की तबीयत खराब हुई और कर्ज बढ़ गया तो 21 साल की शांभवी ने दुकान की कमान संभाली। थोक बाजार के मठाधीशों और पुरुष प्रधान मंडी में एक युवा लड़की का टिकना आसान नहीं था। लोग ताने मारते थे, व्यापारी माल रोकने की धमकी देते थे, लेकिन शांभवी ने हार नहीं मानी। उसने शुद्धता और पारंपरिक स्वाद को अपना हथियार बनाया। उसने खुद चक्कियों पर खड़े होकर मसाले पिसवाए, छोटे छोटे पैकेट बनाकर खुद दुकानों पर बांटे। धीरे धीरे राय स्पाइसेस का नाम शुद्धता की गारंटी बन गया। 4 साल के भीतर उसने बनारस के बाहरी इलाके में एक बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट खड़ी कर दी और उसका टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात निशांत से हुई थी, जो एक सरकारी विभाग में साधारण क्लर्क था, लेकिन खुद को एक बड़े जमींदार और कुलीन परिवार का वंशज बताता था। निशांत की मां प्रभावती मिश्रा ने शादी से पहले शांभवी के पैर छूने तक का नाटक किया था और कहा था, हमें लक्ष्मी नहीं साक्षात अन्नपूर्णा मिल गई है। लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही असली रंग सामने आने लगा। मिश्रा परिवार सिंगरा में एक बेहद पुराने और जर्जर मकान में रहता था, जिसकी छत हर बरसात में टपकती थी। प्रभावती जी का सारा समय रिश्तेदारों के सामने अपनी झूठी शान बघाड़ने में जाता था। एक दिन रोते हुए उन्होंने शांभवी से कहा, बहू, इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन होकर भी तुम इस टूटे मकान में रहती हो। हमारे खानदान की नाक कटती है। शांभवी ने उनकी बात का मान रखते हुए सिंगरा के सबसे पास इलाके में एक आलीशान 4 मंजिला बंगला खरीदा। संपत्ति के सारे कागजात शांभवी के नाम पर थे, क्योंकि सारा पैसा उसकी मेहनत का था। लेकिन घर में प्रवेश करते ही प्रभावती जी ने रिश्तेदारों से कहना शुरू कर दिया, यह हमारे पूर्वजों की ज़मीन बेचकर निशांत ने अपनी कमाई से खड़ा किया है। शांभवी सुबह 4 बजे उठकर फैक्ट्री जाती थी। जब वह शाम को लौटती तो उसके कपड़ों से हल्दी, मिर्च और मसालों की महक आती थी। प्रभावती अपनी किटी पार्टी की सहेलियों के सामने नाक सिकोड़कर कहती थी, बहू को लाख समझाया कि लेबर रख लो, पर खून तो बनिया का है। जब तक खुद चक्की पर न बैठे चैन नहीं आता। पूरे घर को मंडी बना रखा है। निशांत ने कभी शांभवी का साथ नहीं दिया। वह उसकी कमाई से खरीदी गई गाड़ियों में घूमता, दोस्तों को महंगे होटलों में पार्टियां देता, लेकिन घर आते ही शांभवी को एहसास दिलाता कि वह एक असंस्कारी और कामगार औरत है। हद तो तब हो गई जब प्रभावती ने घर के सारे खर्चों, नौकरों की तनख्वाह और अपनी किटी पार्टियों के लिए हर महीने 1,50,000 रुपये की बंधी बंधाई रकम सीधे अपने खाते में ट्रांसफ़र करने का नियम बनवा लिया। 6 महीने पहले शांभवी एक ऑडिट रिपोर्ट के सिलसिले में दोपहर में अचानक घर लौटी। ऊपर के कमरे में खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थी। निशांत, प्रभावती जी और मानसी वहाँ बैठे थे। निशांत कह रहा था, माँ, मानसी को जो डायमंड सेट पसंद आया है वह 5 लाख का है। शांभवी से कैसे मांगूं? प्रभावती ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा था, अरे कह देना कि फैक्ट्री के मजदूरों को बोनस देना है या टैक्स का कोई लफड़ा है। वह तो आंख मूंद कर चेक साइन कर देती है। उसे लगता है कि पैसे देकर वह हमारे ऊंचे खानदान की बराबरी कर लेगी। बेवकूफ़ औरत है।
दिन भर मिर्च मसालों में सड़ती है। उसे क्या पता कि असली ज़िंदगी क्या होती है। मानसी ने हंसते हुए कहा था, आंटी, तलाक के बाद यह बंगला तो निशांत के नाम हो जाएगा ना। मैंने इंटीरियर डिज़ाइनर से बात कर ली है। नीचे का वो जो ऑफिस रूम है ना, उसे हम होम थिएटर बनाएंगे। उस दिन सांभवी ने कोई हंगामा नहीं किया। वह चुपचाप वापस लौट गई। उसने रोने में वक्त जाया नहीं किया, बल्कि अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील को काम पर लगा दिया। पिछले 6 महीनों में उसने निशांत के नाम पर जारी सभी सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड्स के स्टेटमेंट, मानसी के साथ उसकी महंगी यात्राओं के बिल और अपनी कंपनी से डाइवर्ट किए गए पैसों के पुख्ता सबूत जुटाए। अपनी गाड़ी में बैठे बैठे सांभवी ने फ़ोन निकाला और अपने बैंक मैनेजर को कॉल किया। नमस्ते सिन्हा जी, मैं सांभवी राय बोल रही हूँ। जी मैडम, आदेश करिए। मेरे व्यक्तिगत और कंपनी के खातों से प्रभावती मिश्रा और निशांत मिश्रा के खातों में जाने वाले सभी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑटो डेबिट को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दीजिए। जो 1,50,000 रुपये मंथली राशि परसों ट्रांसफ़र होने वाली थी, उसे अभी रोक दी जाए। जी मैडम, मैंने नोट कर लिया है। कोई और निर्देश? हाँ, निशांत मिश्रा के नाम पर जो 2 बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स थे, उन्हें ब्लॉक करके आज ही टर्मिनेशन की रिपोर्ट मुझे मेल कर दीजिए। फ़ोन रखने के बाद उसने अपने वकील राघवेंद्र जी को फ़ोन मिलाया। राघवेंद्र जी, कोर्ट की डिक्री मेरे हाथ में है। अब हमारा अगला कदम। वकील ने हंसते हुए कहा, सांभवी जी, लीगल नोटिस तैयार हैं। सिंगरा वाले बंगले के खाली करने का नोटिस आज शाम तक मिश्रा जी के हाथ में होगा। जो कि संपत्ति पूरी तरह से आपके नाम पर है और शादी से पहले की है, इसलिए उस पर उनका कोई कानूनी हक नहीं बनता। हमने उन्हें सामान समेटने के लिए 15 दिन का समय दिया है। एक और बात राघवेंद्र जी, क्या निशांत ने उस घर पर कोई लोन लेने की कोशिश की थी? हाँ, आपने सही समय पर कदम उठाया। उसने एक प्राइवेट बैंक में उसी बंगले के डुप्लीकेट कागजात दिखाकर 50 लाख रुपए के लोन का आवेदन किया था, जिसमें उसने खुद को इकलौता मालिक बताया था। मैंने बैंक के हेड ऑफिस को आपकी ऑनरशिप के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और कोर्ट का ऑर्डर भेज दिया है। लोन तो खारिज हो ही गया है, साथ ही बैंक अब उस पर फ्रॉड का केस करने की तैयारी में है। अगले दिन सुबह के ठीक 8 बजे थे। प्रभावती मिश्रा अपने आलीशान बेडरूम में सोकर उठी थी। आज उनके घर पर उनकी किटी पार्टी की सहेलियों का आना तय था, जिन्होंने नई बहू मानसी से मिलने की इच्छा जताई थी। प्रभावती जी ने अपना फ़ोन उठाया। हर महीने की इस तारीख को सुबह 7 बजे तक उनके मोबाइल पर नियत राशि क्रेडिटेड का संदेश आ जाता था, लेकिन आज स्क्रीन खाली थी। उन्होंने 2-3 बार ऐप रिफ्रेश किया, बैलेंस चेक किया। खाते में मात्र 4,200 रुपये बचे थे। तभी नौकर रामू कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। माली धोबी और दूध वाले बाहर खड़े हैं माँ जी, पिछले 2 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। कुल 22,000 रुपये हुए हैं, उनसे कहो कल आएं। प्रभावती ने चिल्लाकर कहा, माँ जी, वे कह रहे हैं कि कल भी बहू जी के ऑफिस से कोई बाबू आया था और कह गया कि आगे से इस घर का कोई भुगतान राय स्पाइसेस नहीं करेगी। रामू ने डरते हुए कहा। प्रभावती का गला सूख गया। उन्होंने तुरंत निशांत को फ़ोन मिलाया।
निशांत उस समय दिल्ली के एक महंगे शोरूम में मानसी के लिए अंगूठी पसंद कर रहा था। जैसे ही उसने अपना कार्ड स्वाइप मशीन में रगड़ा, स्क्रीन पर लाल अक्षरों में चमक उठा, कार्ड डिक्लाइटेड ब्लॉक्ड। दुकानदार ने अजीब नज़रों से देखा। सर, कार्ड ब्लॉक है, कोई दूसरा कार्ड है? निशांत ने घबरा कर दूसरा कार्ड दिया, वह भी डिक्लाइन था। तभी उसकी माँ का फ़ोन आया। निशांत, शांभवी ने पैसे रोक दिए हैं, बैंक में एक कौड़ी नहीं आई है। निशांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में तिलमिलाते हुए शांभवी का नंबर मिलाया। 3-4 बार घंटी जाने के बाद शांभवी ने फ़ोन उठाया। शांभवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कार्ड ब्लॉक करने की, मेरी माँ का पैसा रोकने की? तुम इतनी नीच हरकत पर उतर आओगी, मैंने नहीं सोचा था। निशांत शोरूम के बाहर आकर चीखा। शांभवी ने शांत और ठंडे स्वर में उत्तर दिया। निशांत, जैसा कि तुमने कल कोर्ट के बाहर कहा था, रिश्ते पैसे के दम पर नहीं चलते। जब रिश्ता ही नहीं रहा तो पैसा कैसा? कुलीन परिवारों में अपनी औरतों के खर्च खुद उठाए जाते हैं। पूर्व पत्नी की खैरात पर सगाई की पार्टियां नहीं की जाती। तुम हमारे रहने का हक नहीं छीन सकती। वह घर मेरा है निशांत। उसकी एक एक ईंट मेरे पसीने की कमाई से बनी है। इस वक्त जब तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम्हारे सिंगरा वाले पते पर कोर्ट का बेदखली नोटिस पहुंच चुका होगा। तुम्हारे पास अपनी कुलीनता समेटने के लिए सिर्फ 15 दिन हैं। और हाँ, जो 50 लाख रुपए का फर्जी लोन तुम मेरे घर पर ले रहे थे, उसकी शिकायत भी आर्थिक अपराध शाखा तक पहुंच चुकी है। शांभवी, तुम निशांत का गला रूंध गया। चेहरे का रंग उड़ चुका था। अब फ़ोन रखो निशांत, मुझे अपनी फैक्ट्री का मुआयना करने जाना है। आखिर मेरी व्यापारिक बुद्धि को आज बहुत सा मुनाफा जो कमाना है। शांभवी ने फ़ोन काट दिया। सामने कांच की खिड़की से उसने देखा, राय स्पाइसेस के बड़े बड़े ट्रक माल लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए कतार में खड़े थे। हवा में पिसे हुए शुद्ध मसालों की एक तीखी और सच्ची खुशबू फैली हुई थी। एक ऐसी खुशबू जिसने उसे पहचान दी थी और जिसे कोई भी खोखली प्रतिष्ठा कभी झुका नहीं सकती थी। फ़ोन कटने के बाद निशांत दिल्ली के उस महंगे शोरूम के बाहर कंक्रीट के फर्श पर जड़ खड़ा रहा। बगल में खड़ी मानसी उसके चेहरे के उड़ते हुए रंग को देख रही थी। क्या हुआ हर्ष? मेरा मतलब है निशांत, कार्ड क्यों नहीं चल रहा? और आंटी का क्या फ़ोन था? मानसी ने थोड़े ऊंचे स्वर में पूछा। उसकी आवाज़ में अब वह कल वाली मिठास नहीं थी। निशांत ने थूक निगला। वह कुछ तकनीकी खराब है बैंक में। माँ कह रही थी कि सर्वर डाउन है। चलो आज होटल चलते हैं, शॉपिंग कल कर लेंगे। उसने बात को संभालने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में पकड़ी कार की चाबी अब भारी लगने लगी थी। उधर बनारस के सिंगरा वाले बंगले पर दोपहर होते होते सन्नाटा किसी गहरे अवसाद में बदल चुका था। प्रभावती मिश्रा के आलीशान लिविंग रूम में कोर्ट का कारिंदा नोटिस तामील करा के जा चुका था। सफ़ेद कागज़ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, 15 दिनों के भीतर संपत्ति रिक्त करने का आदेश। प्रभावती जी ने जीवन में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, लेकिन आज दोपहर की किटी पार्टी की सहेलियां आने वाली थी। तभी गेट पर एक बड़ी गाड़ी रुकी। प्रभावती को लगा शायद कोई चमत्कार हो गया।
यह सांभवी मान गई। वह लपक कर बाहर आई, लेकिन सामने सांभवी नहीं बल्कि राय स्पाइसेस का लीगल मैनेजर, जो 2 सुरक्षा कर्मी खड़े थे। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? निकलो मेरे घर से, प्रभावती ने अपनी पुरानी कड़क आवाज़ में कहा। मैनेजर ने पूरी शालीनता से एक फाइल आगे बढ़ाई। माँ जी, हम घर के भीतर नहीं आ रहे, यह मैडम का आदेश है। आज से इस बंगले के बाहर लगा मिश्रा निवास का बोर्ड हटाया जा रहा है और यहाँ राय एंटरप्राइजेस कॉरपोरेट गेस्ट हाउस का बोर्ड लगेगा। साथ ही गैराज में खड़ी फॉर्च्यूनर कार की चाबी दे दीजिए, वह कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। मैडम ने आपके और निशांत जी के व्यक्तिगत सामान को हाथ लगाने से मना किया है। आप 15 दिन में उसे ले जा सकती हैं। प्रभावती जी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। उन्होंने चिल्लाकर पड़ोसियों को इकट्ठा करना चाहा, लेकिन पड़ोसी भी पिछले 8 सालों से प्रभावती के घमंड से तंग आ चुके थे। किसी ने आगे आकर उनकी पैरवी नहीं की। सब छतों से तमाशा देख रहे थे। 3 दिन बाद निशांत और मानसी दिल्ली से वापस बनारस लौटे। उदयपुर जाने का प्रोग्राम पैसों की तंगी के कारण रद्द करना पड़ा था। निशांत ने अपने एक दोस्त से 2 लाख रुपए उधार लेकर दिल्ली के होटल का बिल चुकाया था। जब वे शिंगरा वाले बंगले पर पहुँचे तो घर का मुख्य गेट बदला हुआ था। बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात थे। भीतर प्रभावती जी एक कोने वाले छोटे कमरे में बैठी रो रही थी। घर के बड़े बेडरूम पर राय स्पाइसेस की सील लगी हुई थी। यह सब क्या है माँ? निशांत ने कमरे में आते ही अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहा। वह बुरी तरह थक चुका था। सब खत्म हो गया निशांत, प्रभावती रो पड़ी। उस कलमुही ने हमारा सब कुछ छीन लिया। दूध वाले ने आज दूध देने से मना कर दिया जब तक पुराना बकाया साफ ना हो। और यह मानसी, यह क्यों यहाँ चली आई? इसके घर वाले कहाँ हैं? मानसी ने अपना बैग बेड पर पटका। आंटी, मेरे घर वाले तमाशा देखने के लिए नहीं बैठे हैं। निशांत ने मुझसे कहा था कि यह अलीगंज सारी, यह सिंगरा वाला बंगला आपकी पुश्तैनी जायदाद है। उसने कहा था कि कोर्ट से उसे भारी एलिमनी मिलने वाला है क्योंकि सांभवी करोड़पति है। यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं। मानसी, तुम शांत रहो, निशांत ने झल्लाकर कहा। मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं सांभवी पर घरेलू हिंसा और प्रताड़ना का केस करूंगा। उसने मेरी बूढ़ी माँ को घर से निकाला है। तभी गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। 2 पुलिसकर्मी और बैंक के अधिकारी भीतर दाखिल हुए। निशांत बाहर आया। जी, क्या बात है? बैंक अधिकारी ने नसीम कुरैशी द्वारा भेजे गए दस्तावेजों की प्रति दिखाई। निशांत मिश्रा जी, आपने शिंगरा स्थित इस संपत्ति पर 50 लाख रुपए के लोन के लिए जो मालिकाना हक के कागजात लगाए थे, वे पूरी तरह फर्जी पाए गए हैं। संपत्ति की असली मालिकिन सांभवी राय हैं। बैंक ने आपके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी दस्तावेजों में हेर फेर की FIR दर्ज कराई है। आपको हमारे साथ कोतवाली चलना होगा। क्या? नहीं, यह झूठ है। मेरी पत्नी, निशांत हक पकाया। पूर्व पत्नी सर, पुलिसकर्मी ने कठोरता से कहा और निशांत की कलाई पकड़ ली, जिसमें अभी भी सांभवी की दी हुई घड़ी बंधी थी। मानसी यह सब देख रही थी। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। अपना डिजाइनर बैग उठाया, चश्मा लगाया और बिना निशांत की तरफ देखे गेट से बाहर निकलकर एक ऑटो में बैठ गई। उसे समझ आ गया था कि जिस कुलीन साम्राज्य के सपने वह देख रही थी वह रेत का महल था जो पहले ही बारिश में
ढह गया। उधर गोमती नगर के मुख्य कार्यालय में शांभवी अपने केबिन में बैठी थी। उसके सामने बनारस और आसपास के जिलों के नए महिला स्वयं सहायता समूह की सूची रखी थी। राघवेंद्र जी ने केबल में प्रवेश किया। शांभवी जी, निशांत मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बैंक का मामला गंभीर है, उन्हें आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। और प्रभावती जी ने अपने पुराने सिंगरा वाले पैतृक मकान में शिफ्ट होने की तैयारी कर ली है, जिसकी छत टपकती है। शांभवी ने पेन मेज पर रखा। उनकी आंखों में कोई विजय का उन्माद नहीं था, बस एक संतोष था। ठीक है राघवेंद्र जी, कानून अपना काम कर रहा है। मेरा काम अब इस व्यापार को उन लोगों तक ले जाना है जो सचमुच मेहनत करना जानते हैं। उसने खिड़की का पर्दा हटाया। नीचे धूप में राज स्पाइसेस की गाड़ियां खड़ी थी। कुछ ग्रामीण महिलाएं नए मसालों के सैंपल लेकर आई थी। उनके चेहरे पर कड़ी मेहनत का गर्व था। शांभवी ने अपने बैग से पुराना पारिवारिक एल्बम निकाला, जिसमें उसके पिता की दुकान की धुंधली सी तस्वीर थी। उसने उस तस्वीर को चूमा और अपने केबिन की मुख्य दीवार पर लगा दिया। 10 साल का भ्रम टूट चुका था, लेकिन वास्तविकता की यह जमीन बेहद मजबूत थी। शांभवी राय अब किसी की दी हुई बहू की पहचान के साये में नहीं थी। वह खुद अपनी तकदीर की इकलौती मालिकिन थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।